नमस्कार दोस्तों, रामानुज कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसे कि हम पहले पिछली क्लासों के अंदर पढ़ चुके हैं रक्त और रक्त समूह, उसके आगे हम आज बात करते हैं हृदय की। आज का हमारा टॉपिक है हृदय, हार्ट। ठीक है, तो आज हम हृदय पढ़ेंगे और सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो हृदय का अध्ययन है वो क्या कहलाता है। हृदय का अध्ययन, हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? हृदय का अध्ययन हमारे कहलाता है कार्डियोलॉजी। ठीक है, हृदय का अध्ययन कहलाता है कार्डियोलॉजी। हृदय का अध्ययन कहलाएगा कार्डियोलॉजी। हृदय का अध्ययन क्या कहलाएगा? कार्डियोलॉजी। अब इसके बाद हम हृदय के प्रकार की बात करते हैं। सबसे पहले हम हृदय पढ़ेंगे, तो हृदय का अध्ययन तो हो गया कार्डियोलॉजी, यानी कि जिसके अंदर हम जिस शाखा के अंदर हम अध्ययन करते हैं उसको हम कहते हैं कार्डियोलॉजी। हृदय का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसको कार्डियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर हम बात करते हैं कि हृदय कितने प्रकार के होते हैं। हृदय के प्रकार, हृदय के प्रकार, तो हृदय हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है हमारे न्यूरोजेनिक, एक न्यूरोजेनिक होता है और एक होता है मायोजेनिक। न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक। अब ये जो न्यूरोजेनिक हृदय होता है, ये कौन से हृदय होते हैं? यानी कि वह हृदय जिसका नियंत्रण, वह हृदय जिसका नियंत्रण तंत्रिका तंत्र की न्यूरॉन करती है, उसे न्यूरोजेनिक कहा जाता है। उसे न्यूरोजेनिक हृदय कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ऐसे हृदय जिनका नियंत्रण कौन करे? तंत्रिका तंत्र की न्यूरॉन, वो कहलाएंगे हमारे कौन से हृदय? न्यूरोजेनिक हृदय। यानी कि न्यूरोजेनिक नाम से ही पता चल रहा है यहाँ न्यूरो, और न्यूरो का मतलब न्यूरॉन, और न्यूरॉन कहाँ होगी? तंत्रिका तंत्र के अंदर। तो ऐसे हृदय जिसका नियंत्रण हमारे तंत्रिका तंत्र की कौन करे? न्यूरॉन करे। और न्यूरॉन का मतलब होता है तंत्रिका कोशिका, तो वो कहलाते हैं हमारे न्यूरोजेनिक हृदय। और इस प्रकार के हृदय किसके अंदर पाए जाते हैं? अगर हम उदाहरण की बात करें तो इस प्रकार के हृदय जो होते हैं वो कॉकरोच और कीट में पाए जाते हैं। कॉकरोच और कीट। ठीक है, तो कभी हमने देखा होगा कि जब हम कॉकरोच को मारते हैं तो वो क्या करता है भैया? मरने का नाटक करता है। जैसे हमने उसको मारा वो मरने का नाटक करेगा उसको, क्योंकि उसकी जो तंत्रिका तंत्र है उसको पता चल गया कि हमारे को मार रहे हैं, तो वो अपना हृदय रोक लेता है और कुछ देर मरने का नाटक करता है, और कुछ समय बाद में वो हमारी आंखों में ओझल हो जाता है, भग जाता है वहाँ से, आंखों में धूल झोंक के। ठीक है, यानी कि जो कॉकरोच होते हैं उनका जो हृदय होता है वो तंत्रिका तंत्र की न्यूरॉन है उसके द्वारा कंट्रोल में होता है, और उस प्रकार के हृदय को हम कहते हैं न्यूरोजेनिक। न्यूरोजेनिक मतलब तंत्रिका तंत्र की न्यूरॉन क्या करेगी? उसको कंट्रोल करेगी। ठीक है, जिसका नियंत्रण तंत्रिका तंत्र की न्यूरॉन करती है वो न्यूरोजेनिक कहलाएंगे, जैसे कॉकरोच और कीट में। अब हम बात करते हैं मायोजेनिक की, तो वे हृदय जिनका नियंत्रण हृदय स्वयं करते हैं, मायोजेनिक हृदय कहलाते हैं भैया। मायोजेनिक हृदय कहलाते हैं। अब इस प्रकार के हृदय किसमें होते हैं? इस प्रकार के हृदय हमारे होते हैं भैया स्तनधारी में, और स्तनधारी के अंदर हम जानते हैं, ठीक है, मानव हो गया और अन्य प्रकार के जंतु हो गए, उनके अंदर मायोजेनिक हृदय पाया जाता है। यानी कि अगर मानव में पूछ ले कौन सा हृदय है, तो मानव के अंदर मायोजेनिक हृदय है। ये तो हमने बात करी कि नियंत्रण के आधार पे, ठीक है, यानी यहाँ नियंत्रण हो रहा है तंत्रिका तंत्र की न्यूरॉन से, और यहाँ पे नियंत्रण कौन कर रहा है भैया? हृदय का नियंत्रण कौन कर रहा है? हृदय स्वयं ही कर रहा है।
तो ये हो गया हमारे मायोजेनिक अधे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ तो दोस्तों देखिए, अब हम आगे बात करते हैं। ये हदे हमारे नियंत्रण के आधार पे हुए थे। अब हम बात करेंगे हदे के और प्रकार, और वो होंगे हमारे कक्षकों की स्थिति के आधार पे, यानी कि कक्षक की उपस्थिति के आधार पे, ठीक है। तो हम बात करते हैं कक्षकों की उपस्थिति, कक्षकों की उपस्थिति के आधार पर हृदय के प्रकार, कक्षकों की यानी कि कितने कक्षक हैं, उन कक्षकों की स्थिति के आधार पे हमारे हृदय जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कक्षकों की स्थिति के आधार पे अगर हम बात करें तो हृदय हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हृदय होते हैं? एक तो हमारे होता है यहाँ, एक होता है हमारे द्विकक्षीय, ठीक है, द्विकक्षीय, और एक होता है त्रिकक्षीय, और एक होता है चतुकक्षीय, मतलब जिसमें कक्षकों की संख्या कितनी हो? 4 हो। इसमें अगर द्विकक्षीय में हम बात करें, कक्षकों की संख्या कितनी होगी? द्विकक्षीय में कक्षकों की संख्या कितनी होगी? 2। नाम से ही पता चला, द्विकक्षीय मतलब कक्षक कितने? 2, द्वि का मतलब 2, और त्रिकक्षीय मतलब कक्षकों की जो संख्या होगी वो कितनी? कक्षकों की संख्या, त्रिकक्षीय में कक्षकों की संख्या, त्रि मतलब 3, ठीक है। चतुकक्षीय, यहाँ पे कक्षकों की संख्या यहाँ कितनी होगी? चतु मतलब 4। अब यहाँ पे भैया कक्षकों की संख्या 2 है। कौन कौन से? यहाँ पे पाया जाएगा एक आलिंद और एक ही नीले, एक आलिंद और एक नीले, ठीक है, एक आलिंद और एक नीले। द्विकक्षीय में आलिंदों की संख्या कितनी होती है? एक आलिंद होता है, एक नीले होता है। इसमें कोई समस्या नहीं, आलिंद और नीले बराबर है, ठीक है, एक एक है। अगर इसके अंदर हम बात करें तो 2 आलिंद होते हैं द्विकक्षीय में, 2 आलिंद और नीले कितना होता है? 1 नीले होता है। तो 2 आलिंद और 1 नीले होते हैं। और अगर हम चतुर्कक्षीय की हम बात करें तो इसके अंदर 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं। चतुर्कक्षीय में 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं। यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है, द्विकक्षीय मतलब कितने आलिंद और कितने नीले? 1 आलिंद और 1 नीले। त्रिकक्षीय मतलब 2 आलिंद और 1 नीले। आलिंदों की संख्या ध्यान रखना कितनी है? 2 है, और नीले की संख्या कितनी है? 1 है। तो 2 आलिंद और 1 नीले। चतुकक्षीय की बात करें तो 2 आलिंद और 2 नीले, आलिंद भी 2 और नीले भी 2, तो 2 और 2 कितने? 4, 2 + 1 कितने? 3, और 1 + 1 कितना? 2, ठीक है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें भैया कि इसके अंदर कौन से जंतु आते हैं, तो जो जलीय जीव होते हैं, जैसे कि जलीय जीव जो जल के अंदर रहते हैं, जैसे हमारे मछली का हृदय कितने कोष्ठीय होता है? द्विकक्षीय होता है भैया, 2 कक्ष होते हैं उसके अंदर, द्विकोष्ठीय होता है। मछली के हृदय में 1 आलिंद और 1 नीले होता है। अगर हम बात करें इसकी त्रिकक्षीय की, तो त्रिकक्षीय में कौन आएगा? हमारे उभयचर। और उभयचर का मतलब क्या हुआ? वो जंतु जो जल और थल दोनों पे रहते हैं, जल और थल दोनों पे रहते हैं, वो उभयचर कहलाते हैं। इसके अंदर जैसे हम बात कर लेते हैं मेंढक का हृदय कितना होता है? त्रिकोष्ठीय होता है। 3 कक्षक पाए जाते हैं उसमें, 2 आलिंद और 1 नीले। और जो रेप्टाइल्स वर्ग के जो जीव होते हैं, रेप्टाइल्स, अब रेप्टाइल्स में कौन आते हैं भैया? सरीसृप, यानी कि जो रेंग करके चलते हैं। जैसे भैया हमारे सांप जो होता है, वो सांप क्या करता है? रेंग करके चलता है। तो सांप का हृदय कैसा होता है? सांप का हृदय होता है त्रिकक्षीय, 3 कक्षक होते हैं, 2 आलिंद होता है, 1 नीले होता है। तो उभयचर जो जल और थल दोनों में रह सकते हैं, जैसे मेंढक का हृदय त्रिकक्षीय होगा। और रेप्टाइल मतलब सरीसृप, ठीक है, इसके अंदर कौन आएगा? रेंग कर चलने वाले जंतु जैसे सांप, तो सांप का हृदय भी त्रिकक्षीय होगा। इसके अंदर हम बात करें चतुकक्षीय में, तो स्तनधारी
स्तनधारी। अब स्तनधारी के अंदर जैसे कि भैया हम बात कर लेते हैं स्तनधारी में कौन, मानव। मानव का हृदय कैसा होगा, चतुकक्षीय होगा, चतुकोष्ठीय होगा। और हम बात करते हैं इसके अलावा जो एवीज, और एवीज का मतलब होता है पक्षी, ठीक है, जो पक्षियों का संघ होता है उसे हम एवीज कहते हैं। तो पक्षियों के अंदर भी कौन से होते हैं भैया, चतुकक्षीय हृदय होते हैं। पक्षियों के अंदर भी चतुकक्षीय यानी कि 4 कक्षक पाए जाते हैं हृदय के अंदर, 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं। और मानव के अंदर स्तनधारी कोई सा भी हो, जैसे कि मानव में भी 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं। लेकिन यहाँ पे अपने को इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखने की ये है कि एक भैया हमारे होता है मगरमच्छ। मगरमच्छ, अब आपने देखा होगा मगरमच्छ को, तो वो भी जल और थल दोनों में रह सकता है, वो एक प्रकार का उभयचर है। लेकिन उसका जो हृदय होता है वो कैसा होता है, मगरमच्छ का हृदय चतुकक्षीय होता है मगरमच्छ का। एक घड़ियाल, ये 2 अपवाद है, ध्यान रखना। पूछा जा सकता है कि मगरमच्छ का हृदय, तो ये नहीं कि सर ने बताया कि मगरमच्छ कैसा है कि उभयचर है और उभयचर में 3 करके जो, ध्यान रखना ये अपवाद है दोनों। इनका हृदय कहाँ होता है, चतुकक्षीय होता है। मगरमच्छ का भी चतुकक्षीय होता है, 2 आलिंद 2 नीले होते हैं। घड़ियाल का भी 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं, दोनों अपवाद है। और बाकी कोई सा भी उभयचर आ जाओ, बाकी इनके अलावा सभी के अंदर त्रिकक्षीय होगा, ठीक है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको अपनी कॉपी में नोट करते जाइए साथ के साथ। हाँ तो दोस्तों देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मानव हृदय, ठीक है, मानव हृदय, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी उत्पत्ति की। मानव हृदय की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो उत्पत्ति हुई है मीजोडर्म से। कहाँ से हुई है, मीजोडर्म से। अब हमें पता होना चाहिए कि मीजोडर्म क्या है। जैसे हमने पहले भी बात करी थी कि रक्त की और हृदय की जो उत्पत्ति होती है वो मीजोडर्म से होती है। अब हम बात करते हैं कि मीजोडर्म क्या है, तो हमें पता होना चाहिए कि जो भ्रूण है, भ्रूण का जो निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण 3 परतों से होता है भैया, 3 परतों से होता है, ठीक है। उन 3 परतों का नाम क्या है, ठीक है। भ्रूण का निर्माण कितनी परतों से होता है, 3 परतों से होता है। और उन 3 परतों का नाम क्या है, उन 3 परतों का नाम है हमारे एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। यानी एक तो है एक्टोडर्म, ठीक है, एक है हमारे एंडोडर्म, और दोस्तों एक जो परत है उसका नाम है मीजोडर्म, ठीक है। हम भी कभी ना कभी भ्रूण रहे हैं और हमारी भी जो निर्माण हुआ है वो इन तीनों परतों से हुआ है, ठीक है। तो जो भ्रूण होता है उसका निर्माण 3 परतों से होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। एक्टोडर्म कौन सी परत है, यह बाहरी परत है भैया, बाहरी परत है, ये बाहरी परत है। एक्टोडर्म कौन सी परत है, बाहरी परत है। और एंडो का मतलब अंदर, तो यह अंदर वाली परत है, यह अंदर वाली परत है। और मीजोडर्म की बात करें तो यह दोनों के मध्य स्थित परत है, दोनों के मध्य स्थित परत है। और इस मीजोडर्म से 2 की उत्पत्ति हुई है भैया, मीजोडर्म से 2 की उत्पत्ति हुई है, वो है हमारे रक्त और हृदय, ठीक है। रक्त और हृदय यानी कि जो मीजोडर्म है वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म इन दोनों के बीच में पाई जाती है मीजोडर्म। और इस मीजोडर्म से हमारे किसकी उत्पत्ति हुई है, रक्त की और हृदय की, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कक्षकों की संख्या। कक्षकों की संख्या, कक्षकों की संख्या कितनी होती है भैया, अभी अभी हमने पढ़ा है कि मानव के अंदर, मानव एक स्तनधारी जीव है और स्तनधारियों में कितनी होती है, 4 होती है। 4 कौन कौन सी होती है भैया, 4 के 2 टुकड़े कर दो, आधे आधे, 2 + 2। अब 2 तो क्या है इसमें, आलिंद, 2 आलिंद, ठीक है। और 2 ही क्या होते हैं इसमें, नीले, 2 आलिंद और 2 ही नीले होते हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं इसकी स्थिति कि कहाँ पे स्थित होता है ये, ठीक है, हृदय कहाँ स्थित होता है। तो जैसे कि हम जानते हैं भैया कि जैसे ये हमारे फेफड़े होते हैं मान लो, ठीक है, श्वास नली, और इधर हमारे फेफड़े, ठीक है, ये फेफड़े। अब फेफड़ों के अंदर ये जो बाईं ओर होता है हृदय बिल्कुल मध्य में नहीं होता है,
ठीक है। हदेका होता है हमारे लेफ्ट साइड के अंदर, बाईं ओर स्थित होता है, ठीक है। तो यह वक्ष गुहा के बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड में स्थित होता है। ये सभी को पता है कि मानव के अंदर एक ही हृदय पाया जाता है, एक जोड़ी नहीं होता है। तो हम यहाँ बात करेंगे ही नहीं कि हृदय कितने होते हैं, एक ही हृदय होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं मानव हृदय पेशीय ऊतकों से बना होता है, पेशीय ऊतकों से बना होता है, ठीक है। पेशीय ऊतकों से इसका निर्माण होता है हृदय का, ठीक है। मानव हृदय का रंग गुलाबी होता है, ठीक है। मानव हृदय का रंग गुलाबी होता है। तो एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये हमने सामान्य जानकारी पढ़ी है अभी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं हृदय के भार की, यानी कि जो पुरुष होते हैं और जो महिलाएं होती है उनमें हृदय का भार कितना होता है। तो भैया पुरुषों के दिल का भार, ज़्यादा दिल भारी पुरुषों का ही होता है, तो दिल का भार कितना होता है 350 ग्राम होता है, ठीक है। और महिलाओं के दिल का भार, दिल मतलब हृदय, दिल का भार कितना होता है 250 ग्राम, ठीक है, पाव भर का। तो पुरुषों के दिल का भार होता है 350 ग्राम और महिलाओं के दिल का भार होता है 250 ग्राम, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, देखो, ठीक है। अब चित्र बनाते हैं सबसे पहले मानव हार्ट का। तो ये भैया हमारे दिल, ठीक है। और इस दिल से हमने ये जोड़ दिए इसके नीले, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे एक नलिका जाती है हमारे, यहाँ से उत्पन्न होती है वो, उसकी जो उत्पत्ति होती है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ निकल जाती है दोनों तरफ, वाई आकार बनाती है, इस तरफ और इस तरफ, ठीक है। एक नलिका यहाँ से ऐसे, ये नलिका ऐसे आगे होती हुई महाधमनी इसे कहते हैं, ठीक है। ये महाधमनी है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे आलिंद होते हैं, नीले होते हैं, ऊपर हमेशा आलिंद रहेंगे, आ से आलिंद और आ से ही ऊपर, यहाँ कपाट होते हैं, ठीक है। साथ में यहाँ पे भी कपाट पाए जाते हैं, ठीक है। इसको हल्का सा थोड़ा सही बनाते हैं हम, देखो इसको ज़रा इधर ले लेते हैं वरना कपाट दिखेंगे नहीं तुम्हें, ठीक है। अब कपाट दिख जाएंगे। यहाँ पे कपाट होता है 3 परतों से मिलकर के बना, ठीक है। और ये होता है यहाँ पे, इसके नीचे हमारा पाया जाता है पुरकिंजे तंतु पाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पुरकिंजे तंतु, हृदय के बाहर की तरफ एक आवरण पाया जाता है जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम, हृदय आवरण, अंग्रेजी में नाम है उसका पेरिकार्डियम, ठीक है। इस तरफ 2 नलियाँ, इस तरफ जो है वो 2 नलियाँ निकली हुई रहती है। ये 2 नलियाँ हमारे कहलाएगी अग्र महाशिरा, पश्चिम महाशिरा। और इस तरफ भी 2 नलकियाँ, 2 पाइप रहते हैं जिसे हम कहते हैं फुफ्फुसीय सिरा, ठीक है। तो इसका नामकरण करते हैं। देखो हमने बात करी थी कि मानव हृदय के अंदर कितने कक्षक होते हैं, 4 कक्षक होते हैं भैया। एक तो ये आलिंद और एक ये आलिंद, दोनों आलिंदों के नाम क्या है। देखो इस तरफ जो आलिंद होगा वो तो कहलाएगा बायां आलिंद, बायां आलिंद, ठीक है। और इस तरफ जो आलिंद है वो कहलाएगा दायां आलिंद,
ठीक है, दाया आलिंद, ठीक है। और आलिंद के जस्ट नीचे क्या होंगे, नीले, तो बाएं के नीचे बायां ही होगा, दाया तो होगा नहीं, तो यही बायां नीले। आलिंद ऊपर रहेंगे, हमेशा ध्यान रखना, आलिंद ऊपर रहेंगे, नीले नीचे रहेगा। यहाँ पे क्या हो गया हमारे, दाया नीले, दाया नीले, ठीक है। इसके बाद ये जो वाई आकार में दिख रहा है ये क्या है, फुफ्फुसीय, फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी, ठीक है। और ये जो दिख रही है ये नलिका, ये नलिका, ये दोनों तरफ ध्यान रखना, ये और ये दोनों फुफ्फुसीय धमनी है। और ये जो नलिका आ रही है बीच में से, ये है महाधमनी, महाधमनी, ठीक है। और इसके अलावा ये जो है ये नलिका कहलाएगी अग्र महाशिरा, अग्र महाशिरा। और ये नलिका कहलाएगी पश्च महाशिरा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे जो कपाट है, इन कपाटों को हम क्या कहते हैं, इन कपाटों को हम कहते हैं, देखो बायां आलिंद और बायां नीले, इन दोनों के बीच में बायां बायां बाइकस्पिड, बाइकस्पिड, बाइकस्पिड कपाट यानी कि वॉल्व, दरवाजे, ठीक है। बाइकस्पिड का मतलब हो गया द्विवल्नी, यानी कि दो वलयों से युक्त होते हैं, ठीक है। ये जो दो नलियां दिख रही है, इन दोनों नलियों को कहते हैं फुफ्फुसीय, फुफ्फुसीय शिरा, फुफ्फुसीय शिरा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमारे दायां आलिंद और दायां नीले, इन दोनों के बीच में जो कपाट है, इस कपाट का नाम है ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड कपाट, ठीक है। वॉल्व यानी कि त्रिवल्नी, त्रिवल्नी कपाट, त्रिवल्नी कपाट भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 परतें होती हैं, 3 परतों से मिलकर बना हुआ। इसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पाए जाते हैं मानव हृदय के अंदर, यहाँ पे स्थित होते हैं हिस बंडल, ठीक है। यहाँ हिस बंडल होते हैं, इसको हम कहते हैं या हिस बंडल, हिस बंडल, हिस बंडल। और ये कहलाते हैं जो पुरकिंजे तंतु, पुरकिंजे तंतु, पुरकिंजे तंतु कहते हैं इनको, ठीक है। और इसके बाद हम बात करें कपाटों की। अभी तो हमने दरवाजों की बात करी कि जो कपाट है, एक तो यहाँ बायां आलिंद बाएं नीले के बीच में, एक दाएं आलिंद दाएं नीले के बीच में ट्राइकस्पिड, बाएं आलिंद बाएं नीले के बीच में बाइकस्पिड, ठीक है। एक यहाँ पे एक कपाट पाया जाता है, इसके यहाँ पे अग्र महाशिरा पे, और एक पाया जाता है पश्चिम महाशिरा पे। तो अग्र महाशिरा पे जो कपाट पाया जाता है, उस कपाट का नाम है हेवर्सियन, हेवर्सियन, हेवर्सियन कपाट, ठीक है। और पश्चिम महाशिरा पे जो कपाट पाया जाता है, इसको कहते हैं यूस्टेकियन कपाट, यूस्टेकियन कपाट। ध्यान रखना, यहाँ से सवाल केवल कपाटों के बारे में हमारे से पूछ सकता है, मुख्य रूप से ये कभी नहीं पूछेगा कि ये क्या करता है, ये क्या करता है, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि हेवर्सियन कपाट कहाँ पाया जाता है, तो या तो डायरेक्टली ऑप्शन दे देगा बायां आलिंद बायां नीले, दायां आलिंद दायां नीले, ठीक है। या फिर हमारे से पूछ सकता है अग्र महाशिरा, पश्चिम महाशिरा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, अग्र महाशिरा पे हेवर्सियन, हेवर्सियन कहाँ से भैया, एच से स्टार्ट होता है, तो हेवर्सियन ऊपर रहेगा। यूस्टेकियन यू से स्टार्ट होता है, तो हम जानते हैं अल्फाबेटिकली में यू बाद में आता है, तो यूस्टेकियन कपाट नीचे रहेगा पश्चिम महाशिरा पे। अग्र महाशिरा पे कौन सा कपाट रहेगा, हेवर्सियन कपाट रहेगा। पश्चिम महाशिरा पे कौन सा कपाट रहेगा, यूस्टेकियन कपाट रहेगा, ठीक है। तो अग्र महाशिरा पे ये जो कपाट है ये कहलाएगा हेवर्सियन, पश्चिम महाशिरा पे जो कपाट है वो कहलाएगा यूस्टेकियन। बाएं आलिंद बाएं नीले के बीच में जो कपाट है वो बाइकस्पिड होगा, और दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में ये जो कपाट है वो ट्राइकस्पिड कपाट कहलाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इस बाएं, इस तरफ दाएं आलिंद पे एक नोड पाया जाता है, और उस नोड को हम कहते हैं एस ए नोड, एस ए नोड, ठीक है। एस ए नोड कहा जाता है, जो हमारे यहाँ दाएं आलिंद के ऊपरी सिरे पे पाया जाता है, एस ए नोड। इसके बारे में अभी हम बात करेंगे, और ठीक है। और यहीं पे दाएं आलिंद के अंदर ज़्यादातर जो चीज़ें होती है वो दाएं आलिंद की तरफ ही है। यहाँ पे एक छिद्र पाया जाएगा, ठीक है, और इसको हम कहते हैं छिद्र को कोरोनरी, कोरोनरी साइनस, ठीक है। और इस कोरोनरी साइनस के अंदर भी एक कपाट होता है,
और उस कपाट को हम कहते हैं भैया थिबेसियस कपाट। थिबेसियस कपाट, थिबेसियस कपाट कहाँ पाया जाता है? कोरोनरी साइनस के अंदर पाया जाता है। अब ये कोरोनरी साइनस कहाँ होती है? ये कोरोनरी साइनस होती है हमारे दाएं आलिंद के ऊपर, ठीक है। तो दाएं आलिंद में जो छिद्र है वो हमारे कहलाएगा कोरोनरी साइनस, और उसके अंदर जो कपाट होगा उसको हम कहेंगे थिबेसियस कपाट। और यहाँ पे आलिंद और नीलियों के यहाँ पे एक नोड और पाया जाता है जिसको हम कहते हैं एवी नोड, आलिंद नीले पर्व, आलिंद नीले पर्व, एवी नोड, ऐसे नोड, ठीक है। एक ऐसे नोड होता है दाएं आलिंद के ऊपर, एक एवी नोड होता है आलिंद और नीले यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चित्र बना लीजिए, उसके बाद हम इसके कपाटों के बारे में जानते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए, अभी अपन ने इनके बारे में जाना। अभी यहाँ पे ध्यान रखना कि जो हमारे ये महाशिरा है और यहाँ पे महाशिरा पे दो कपाट है, आलिंद नीलियों के बीच में कपाट है। ये बात ध्यान रखना कि धमनियों में कभी भी कपाट नहीं पाए जाते, धमनियों में कोई सा कपाट नहीं पाया जाता है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना कि इनका जो उद्गम स्थल है यहाँ पे कपाट होते हैं, यहाँ पे, जैसे कि ये हमारे महाधमनी है और महाधमनी के उद्गम स्थान पे जो कपाट होता है उस कपाट का नाम है एरोटिड कपाट, एरोटिड कपाट, ठीक है। और जो हमारे फुफ्फुसीय धमनी है इसके यहाँ पे जो कपाट होता है उस कपाट का नाम है पल्मोनरी, पल्मोनरी एरोटिड, पल्मोनरी एरोटिड कपाट, पल्मोनरी एरोटिड कपाट। महाधमनी का जो उद्गम स्थान है वहाँ पे एरोटिड कपाट होता है। धमनियों के अंदर कपाट कभी नहीं होते हैं, शिराओं के अंदर होते हैं। और अगर हम बात करें फुफ्फुसीय धमनी, इसके उद्गम स्थान पे जो कपाट होता है उसको कहते हैं हम पल्मोनरी एरोटिड कपाट, ठीक है। अब हम इनके बारे में लिख लेते हैं, ठीक है, कि कौन सा कपाट कहाँ पाया जाता है। ये दो कपाट आप लिख लीजिएगा। अब देखिए इसके बाद ये चित्र को हटा रहे हैं और अब आगे हम कपाटों के बारे में लिख लेते हैं जल्दी से। ध्यान रखना, कपाट का मतलब होता है दरवाजा, वॉल, और दरवाजा क्या काम करती है भैया? जो ब्लड होता है उसको वापस से विपरीत दिशा में जाने से रोकती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा बाइकस्पिड कपाट है ये कहाँ पाया जाता है? बाइकस्पिड कपाट, बाइकस्पिड, बाइकस्पिड कपाट ये कहाँ होता है? तो यह बाएं आलिंद, बाएं आलिंद व बाएं नीले, बाएं आलिंद व बाएं नीले के मध्य पाया जाता है। बाएं आलिंद व बाएं नीले के मध्य पाया जाता है। अभी हमने देखा था इस तरफ से बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में बाइकस्पिड था। ट्राइकस्पिड की बात करते हैं, ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड कपाट, ये कपाट कहाँ पाया जाता है? यह दाएं आलिंद, दाएं आलिंद व दाएं नीले, दाएं आलिंद व दाएं नीले के मध्य पाया जाता है। दाएं आलिंद व दाएं नीले के मध्य पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा हेवर्सियन कपाट, हेवर्सियन कपाट, ये हेवर्सियन कपाट कहाँ पाया जाता है? हेवर्सियन कपाट की हम बात करें, अभी हमने पढ़ा था अग्र महाशिरा, दो कपाट होते हैं, हेवर्सियन और एक यूस्टेकियन, यूस्टेकियन कपाट, यूस्टेकियन कपाट। एल्फाबेटिकली ध्यान रखो, दोनों महाशिरा पे ही होते हैं, लेकिन ध्यान रखना है ये कपाट हेवर्सियन कपाट जो होता है अग्र महाशिरा पे, यूस्टेकियन कपाट जो होता है पश्चिम महाशिरा पे, ठीक है। तो यह अग्र, यह अग्र महाशिरा पर पाया जाता है, अग्र महाशिरा पर पाया जाता है, अग्र महाशिरा पे पाया जाता है, ठीक है। और यह पश्च महाशिरा पर पाया जाता है, पश्च महाशिरा पर पाया जाता है। ये होता है अग्र महाशिरा पर पाया जाता है, ठीक है। और जो हमारे यूस्टेकियन कपाट होता है वो पश्चिम महाशिरा पे पाया जाता है। इसके अलावा कोरोनरी साइकस, कोरोनरी
साइनस, ठीक है, हमने पढ़ा था, ठीक है। इसके बारे में हमने जाना था कि यह दाएं आलिन पर पाया जाता है। कोरोनरी साइनस एक छिद्र होता है जो कहाँ पाया जाता है? दाएं आलिन पे पाया जाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? थिबेसियस कपाट, थिबेसियस कपाट, ठीक है। ये प्रश्न आया हुआ है थिबेसियस कपाट का कि थिबेसियस कपाट कहाँ पाया जाता है, महिला सुपरवाइजर के अंदर पूछा था ये, ठीक है। तो दाएं आलिन पर पाए जाने वाले छिद्र जिसे कोरोनरी साइनस कहते हैं, इसमें पाए जाने वाले कपाट को थिबेसियस कपाट कहते हैं, थिबेसियस कपाट कहते हैं। ये ध्यान रखना भैया, थिबेसियस कपाट कहाँ पाया जाता है? थिबेसियस कपाट हमारे दाएं आलिन पे जो छिद्र होता है उस छिद्र का नाम क्या है? कोरोनरी साइनस। और इस कोरोनरी साइनस में जो कपाट होता है उस कपाट का नाम क्या है? थिबेसियस कपाट, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कपाटों को लिख लीजिएगा एक बार, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए, अभी हमने दो कपाटों की बात करी थी। एक तो हमारा था एरोटिड कपाट और एक पल्मोनरी एरोटिड कपाट, ठीक है। ये कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना, मैंने पहले भी कहा धमनी में कोई कपाट नहीं होते, लेकिन जो महाधमनी होती है, यह महाधमनी के उद्गम स्थल पर पाया जाता है। क्योंकि कपाटों का काम क्या है? ब्लड को रोकना। अगर धमनी में से ब्लड को रोक लिया तो भैया वो आगे सप्लाई कैसे होगा? पल्मोनरी एरोटिड कपाट, यह फुफ्फुसीय धमनी के उद्गम स्थल पर पाया जाता है। पल्मोनरी एरोटिड कपाट जो है फुफ्फुसीय धमनी के उद्गम स्थल पे, महाधमनी के उद्गम स्थल पे एरोटिड कपाट पाया जाता है। इसके बाद हमने बात करी थी SA नोड की, SA नोड, ठीक है, SA नोड, ठीक है। SA नोड अगर इसकी बात करें हम तो शिरो आलिंद पर्व कहा जाता है इसको, शिरो आलिंद पर्व, ठीक है। इसके अन्य उपनाम भी है शिरो आलिंद पर्व। पहले हम बात करते हैं, यह दाएं आलिंद पर पाया जाता है, यह दाएं आलिंद पर पाया जाता है, दाएं आलिंद पर पाया जाता है, ठीक है। शिरो आलिंद पर भी कहते हैं इसको, दाएं आलिंद पे पाया जाता है। इसके अन्य नाम भी है भैया। अन्य नाम क्या है इसका? अन्य नाम है हृदय का हृदय, ये इसका अन्य नाम है, हृदय का हृदय। इसके अलावा इसका अन्य नाम है हृदय का मस्तिष्क। डायरेक्टली सवाल पूछ सकते हैं, हृदय का मस्तिष्क किसे कहते हैं? इसके अलावा इसका अन्य नाम है प्राकृतिक पेसमेकर, ठीक है, प्राकृतिक पेसमेकर। इसके अलावा इसको गति प्रेरक भी कहा जाता है। देखो, जैसे कि भैया हमारे जो शरीर की गतिविधियां होती है उसको नियंत्रित कौन करता है? हमारा मस्तिष्क। उसी प्रकार से जो हृदय की गतिविधियां होती है
वो कौन करेगा? हृदय की गतिविधियों को नियंत्रित कौन करेगा? ऐसे नोड। यानी कि हृदय का मस्तिष्क किस लिए कहा हमने, पेसमेकर किस लिए कहा, गति प्रेरक किस लिए कहा, हृदय किस लिए कहा? क्योंकि हृदय की जो गतिविधियां होती है उसको नियंत्रित कौन करता है? ऐसे नोड। ठीक है, हृदय का जैसे कि कंपन होना, हृदय का संकुचन, अनुशीतलन, वो काम उनको नियंत्रित कौन करता है? ऐसे नोड। ठीक है, तो ऐसे नोड से ध्यान रखना, ऐसे नोड आवेग उत्पन्न करता है, आवेग उत्पन्न करता है। ऐसे नोड आवेग उत्पन्न करता है। ऐसे नोड शिरोआलिंद पर्व क्या करता है भैया? आवेग उत्पन्न करता है। ठीक है, और यह आवेग आलिंद की, यह आवेग आलिंद की भित्तियों पर जाकर संकुचन उत्पन्न करते हैं, संकुचन उत्पन्न करते हैं। यानी कि ऐसे नोड जो होता है आवेग उत्पन्न करता है, और आवेग कहाँ जाएंगे? हमने बात किया था ये कहाँ पे पाया जाता है? दाएं आलिंद में। और दाएं आलिंद पे जब कोई आवेग होगा, ठीक है, वो आवेग उत्पन्न होकर कहाँ जाएगा? आवेग आलिंद की भित्तियों पर जाएगा, और भित्तियों पर जाकर के वो क्या करेगा? संकुचन उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और विशेषकर ये ध्यान रखिए आप कि ऐसे नोड का अन्य नाम क्या क्या है? हृदय का हृदय, हृदय का मस्तिष्क, प्राकृतिक पेसमेकर, गति प्रेरक, ये नाम ध्यान रखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब इसके बाद हम बात करते हैं, एक नोड और पाया जाता है आलिंद और नीले के बीच में, उसको हम कहते हैं एवी नोड। एवी नोड, ठीक है, आलिंद नीले पर्व, आलिंद नीले पर्व, एवी नोड। ठीक है, ये क्या करता है भैया? ये भी आवेग, जो आवेग ऐसे नोड से आए, उन ऐसे नोड के जो आवेग है, उन आवेगों को ये क्या करता? आगे पहुंचाता है। ठीक है, तो एवी नोड आवेगों को हिस बंडल हमने बात करी थी अभी, हिस बंडल पाए जाते हैं, हिस बंडल की तरफ संचरित करता है। एवी नोड आवेगों को हिस बंडल की तरफ संचरित करता है, तथा हिस बंडल आवेगों को पुरकिंजे तंतु की ओर भेजते हैं, और पुरकिंजे तंतु से आवेग नीले की भित्तियों, आवेग जो होते हैं वो नीले की भित्तियों पर जाते हैं, तथा नीले की भित्तियों को संकुचित करते हैं। नीले की भित्तियाँ संकुचित होगी, और नीले की भित्तियाँ संकुचित होगी तो भैया आगे रक्त सप्लाई होगा। तो ध्यान रखना, एवी नोड क्या करता है? एवी नोड आलिंद नीले पर्व होता है, वहाँ पाया जाता है ये। ठीक है, आलिंद और नीले के बीच में पाया जाता है। और साथ में ये ध्यान रखना, एवी नोड जो होता है आवेगों को कहाँ भेजता है? हिस बंडल पे, और हिस बंडल से आवेग कहाँ जाते हैं? पुरकिंजे तंतु पे, और पुरकिंजे तंतु से आवेग कहाँ जाएंगे? नीले की भित्तियों पे, और नीले की भित्तियों में क्या होगा? संकुचन होगा, और संकुचन से हमें पता है कि जो नीले में ब्लड होगा, रक्त होगा, वो आगे सप्लाई होगा। तो हृदय के अंदर हृदय में आवेगों का क्रम क्या होगा? हृदय में आवेगों का क्रम, तो सबसे पहले आवेग जो है वो उत्पन्न कहाँ से हुए? हमारे पेसमेकर से। और पेसमेकर कहाँ है? पेसमेकर का नाम क्या है?
एस ए नोड, एस ए नोड, यानी कि सबसे पहले एस ए नोड से आवेग उत्पन्न हुए। एस ए नोड से आवेग किस तरफ गए? एवी नोड। एस ए नोड से कहाँ गए? एवी नोड। और एवी नोड ने आवेगों को कहाँ भेजा? हिस बंडल, हिस बंडल, ठीक है। और हिस बंडल से आवेग कहाँ गए? हिस बंडल से आवेग गए भैया पुरकिंजे तंतु, पुरकिंजे तंतु। तो हृदय में आवेगों का क्रम हमें ध्यान रखना है। हृदय में आवेगों का क्रम क्या होता है? ऐसे नोड, ऐसे नोड से आवेग कहाँ गए? ऐसे नोड से आवेग गए एवी नोड, एवी नोड से हिस बंडल और हिस बंडल से पुरकिंजे तंतु, ठीक है। तो आवेग उत्पन्न ऐसे नोड से हुए, इसलिए हम ऐसे नोड को क्या कहते हैं? हृदय का हृदय, हृदय का मस्तिष्क या प्राकृतिक पेसमेकर या गति प्रेरक। और किस लिए कहते हैं? क्योंकि हमारे हृदय की गतिविधियों को नियंत्रित कौन करता है? ऐसे नोड करता है, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं हम। हाँ तो दोस्तों देखिए, इसके बाद हृदय के संकुचन और अनुशीतलन के दौरान एक ध्वनि उत्पन्न होती है जिसका नाम है लब और डब, ठीक है। हृदय के संकुचन, हृदय के संकुचन व शीतलन से, शीतलन से, हृदय के संकुचन व शीतलन से लब डब, लब डब की ध्वनि उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है। हृदय के संकुचन और शीतलन से दो ध्वनियां उत्पन्न होती है, ध्यान रखना। सीधा सवाल पूछ सकता है कि हृदय के संकुचन और अनुशीतलन से कौन सी ध्वनि उत्पन्न होती है? तो लब और डब, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं लब की, ठीक है। लब कब उत्पन्न होती है? जब रक्त आलिंद, जब रक्त आलिंद से नीले में आता है, नीले में आता है, तो लब की ध्वनि उत्पन्न होती है, लब की ध्वनि उत्पन्न होती है। यानी कि जब रक्त जो होगा वो हमारा कहाँ से? आलिंद से नीले में आ जाएगा। तो जैसे ही आलिंद के कपाट खुलेंगे, रक्त कहाँ गया भैया? हमारे नीले में आ गया। नीले में आने के बाद में कपाट क्या होंगे? बंद होंगे। और कपाटों के जब बंद होने पे जो ध्वनि होती है उसको हम कहते हैं लब। और ल से लब और ल से लंबे समय तक यह ध्वनि लंबे समय तक रहती है। यानी कि इस ध्वनि का जो साउंड है, जो समय अंतराल है, वो ज़्यादा है, ज़्यादा समय तक उत्पन्न रहेगी। इसके बाद करते हैं हम डब, ठीक है। डब, जब रक्त नीले से आगे जाता है, नीले से आगे, ध्यान रखना भैया, नीले से आगे हम बाद में पढ़ेंगे दोहरा परिसंचरण, उसके अंदर पढ़ेंगे नीले से रक्त कहाँ जाता है। तो जब रक्त नीले से आगे जाता है तो डब की ध्वनि उत्पन्न होती है, डब की ध्वनि उत्पन्न होती है। क्योंकि जब रक्त नीले से आगे जाएगा तो जाने के बाद में जो कपाट बंद होंगे वापस, तो फिर डब की ध्वनि आएगी। यह लंबे समय तक उत्पन्न रहती है और यह कम समय तक, यह कम समय तक रहती है, ठीक है। तो लब और डब दो ध्वनियाँ। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखो, हाँ तो दोस्तों देखिए, ये लब और डब की दो ध्वनियाँ थी। तो सीधा सा पूछा जा सकता है शीतलन और संकुचन के और शीतलन के दौरान कौन सी ध्वनियाँ उत्पन्न होती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हृदय की ध्वनियाँ हैं उसको सुनने के लिए एक यंत्र काम में लेते हैं, स्टेथोस्कोप। देखा होगा कभी आप डॉक्टर के पास गए, गले के अंदर वो स्टेथोस्कोप लटकाया हुआ रहता है जिससे वो ध्वनियाँ सुनता है, ठीक है। तो हृदय की ध्वनियों को, हृदय की ध्वनियों को सुनने वाला यंत्र
सुनने वाला यंत्र, हृदय की ध्वनियों को सुनने वाला यंत्र स्टेथोस्कोप होता है। इसके बाद हम बात करते हैं हृदय स्पंदन या धड़कन। ठीक है, हृदय स्पंदन या धड़कन, ये किसे कहते हैं भैया हम? हृदय स्पंदन या धड़कन किसे कहा जाता है? देखिए कि प्रति मिनट हृदय के धड़कने से उत्पन्न कंपन को हृदय स्पंदन या धड़कन कहा जाता है। यानी कि हमारा हृदय 1 मिनट के अंदर कितनी बार धड़कता है, हृदय के प्रति मिनट में जो धड़कने की जो संख्या होती है उसी को हम क्या कहते हैं? हृदय धड़कन कहते हैं। जैसे हम बात करें भ्रूण, ठीक है, जो भ्रूण है ये प्रति मिनट के अंदर 1 मिनट के अंदर कितनी बार धड़कता है? इस भ्रूण का जो हृदय होता है वो 140 से 160 बार, 140 से 160 प्रति मिनट। यानी कि इसका जो हृदय होगा भ्रूण का 140 से 160। और भ्रूण के बाद में कौन होता है भैया? भ्रूण से क्या बनता है? शिशु। और शिशु का जो हृदय होगा वो 120 से 140 प्रति मिनट। ठीक है, उसके बाद शिशु से कौन जन्म लेता है? बालक। तो बाल्यावस्था आती है, और बाल्यावस्था में जो हमारा हृदय होता है वो कितना धड़कता है? 100 प्रति मिनट, 100 प्रति मिनट। और उसके बाद हम हो जाते हैं वयस्क, किशोर अवस्था, फिर वयस्क अवस्था। तो वयस्क का जो हृदय होता है, यानी कि वयस्क अवस्था के अंदर हमारा जो हृदय वो धड़कता है 72 प्रति मिनट, 72 प्रति मिनट। और इसके बाद तो जब हम मरते हैं तभी कम होता है। ठीक है, ये ऊपर से नीचे का क्रम है। 140 से 160 भ्रूण में होता है, 120 से 140 शिशु में होता है, और 100 जो होता है वो बालक के अंदर प्रति मिनट 100 बार धड़कता है। और प्रति मिनट 72 बार, जो अभी हम वयस्क अवस्था में है उस समय हमारा हृदय 72 प्रति मिनट है। ठीक है, अगर मान लो हम बीमार हो जाते हैं तो हो सकता है कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए। ठीक है, अब हम इसके बाद आगे बात करते हैं कि जो चूहा होता है उस चूहों का हृदय, चूहों में 400 से 600 प्रति मिनट, चूहे का जो हृदय होता है वो 400 से 600 प्रति मिनट धड़कता है। ठीक है, और इसके बाद जो छछूंदर होता है, छछूंदर, ठीक है, वो 600 से 800 प्रति मिनट। ठीक है, अगर हम बात करें व्हेल मछली की, सबसे इसका कम है 25 प्रति मिनट। ये कुछ जानवरों के जो हृदय वो हमें याद रखना है, और ये हमारे इंसानों के, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी इतनी रहेगी। आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और आपकी जो भी कोई समस्या हो तो कमेंट में प्लीज़ उसको बताइएगा। आपकी समस्याओं का बिल्कुल समाधान होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद। हम इसके बाद एक क्लास में और मिलेंगे और एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।